जय हिंद दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से आज के दिन पाकिस्तान, खासकर इंडिया, चाइना, अमेरिका, अरब कंट्रीज के लिए पाकिस्तान इस टाइम पर एक कंसर्न बना हुआ है, एक टेंशन का विषय बना हुआ है कि यार असलियत में कहीं पाकिस्तान डूब ना जाए। और अगर पाकिस्तान डूब गया तो सिचुएशंस जो हैं बहुत सारे देशों के लिए तो अच्छी होंगी, बहुत सारे देशों के लिए बुरी होंगी। लेकिन सऊदी अरेबिया में अलग अलग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सच में पाकिस्तान डूबेगा तो किसको क्या फायदा होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत देश सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान को डूबने देगा या नहीं देगा, इस चीज के ऊपर हम देखेंगे। और क्या वो पाकिस्तान को बचा पाएगा, मैं ये भी देखूंगा। तो इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट यही है, बेसिक तो प्रोसेस है या बेसिक जो पार्ट है जिसे मैं अच्छे से दिखाना चाहूंगा, वो यही है कि क्या सच में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को डूबने देगा या नहीं देगा। सबसे पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं या किस बिहाफ पर है, इसे समझना ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। देखो यार, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को अगर हम सिर्फ इस्लाम के नाम पर देखते हैं तो इतना समझ लीजिए, इस्लाम रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है, ओनली फैक्टर नहीं हो सकता। एक फैक्टर यानी एक कारण तो जरूर है, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं है। असलियत में दो फैक्टर्स यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है जियो पॉलिटिकल फैक्टर और दूसरा है सिक्योरिटी इशू। असलियत में यहां पर ये दो फैक्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि जिनकी और जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में हमेशा रहते हैं, ये याद रहना। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से है, पाकिस्तान की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान मरते हुए भी दुनिया के लिए खतरा है। और इसीलिए दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान मरे, और अगर मरे भी तो एक इस सिस्टमैटिक तरीके से मरे कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर वायरस ना फैलाए या दुनिया के अंदर जो सड़ांध है वो ना फैलाए। कारण समझिए, दुनिया को एक लेसन मिल चुका है, या दुनिया को खासकर इन एशियन पावर्स को एक लेसन लेना चाहिए। क्या कि अफगानिस्तान के अंदर कोल्ड वॉर के अंदर जो भी ड्रामा चला था ना दोस्तों, असलियत में जो भी लड़ाई झगड़ा अफगानिस्तान में चला, तो अफगानिस्तान में जो भी सिस्टम उभर कर आया उसमें अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट की फॉर्म में दिखाई देता है। पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान एक फेल देश के रूप में दिखाई देता है अफगानिस्तान। और आज के दिन तालिबान रूल जो है वो एक टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन दुनिया के लिए बन चुका है। क्यों? और दुनिया के लिए बना हो या ना बना हो, असलियत में अफगानिस्तान जो है वो इसके पड़ोसियों के लिए तो बहुत बड़ी एक टेंशन है, क्योंकि असलियत में यहां पर हाउस ऑफ टेररिज्म या यूं कहें कि डेन ऑफ टेररिज्म की फॉर्म में पाकिस्तान जो है, सॉरी अफगानिस्तान जो है वो उभर कर आया। पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईरान, सेंट्रल एशिया के अंदर टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गई हैं, और चाइना जो है वो भी शिनजियांग प्रांत के अंदर जिस तरीके से फंसा हुआ है वो आपको साफ नजर आएगा कि इस टाइम पर चाइना तालिबान के साथ एक ऐसी डील करना चाहता है जो जिसके थ्रू तालिबान अफगानिस्तान में जो भी नॉर्थ ईस्टर्न तुर्किस्तान वाले, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट वाले जितने भी आउटफिट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अफगानिस्तान में जगह ना दे। अब सबसे ज्यादा, हालांकि चाइना अपना खेल खेल रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपनी तैयारी कर रही हैं, ईरान जो है उसके पास अपना एक लिमिटेड फैक्टर मौजूद है, परेशान वो भी है, लेकिन वो वाला मामला नहीं है जितना ज्यादा एग्रेसिव या जितनी ज्यादा टेंशन आज के दिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ होने वाली है। ऐसे में अब लगातार शोर मच रहा है कि भाई पाकिस्तान कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि हालात इस टाइम पर ये बन चुके हैं कि पाकिस्तान का ये जो पोर्शन, जो खैबर पख्तूनवा या पख्तून डोमिनेटेड रीजन जो है, ये पाकिस्तान को कहीं बर्बाद ना कर दे। क्यों? क्योंकि कराची जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके अंदर भी पश्तून पॉपुलेशन ज्यादा है।
इस पूरे इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो गदर ढाल रखा है वो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हर रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। और रही सही कसर यहां, ये जो बलूचिस्तान इलाका है, इस बलूचिस्तान के अंदर खुले तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी घूम रहे, जिस तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानियों को मार रही है, तूफान मचा हुआ है, हालात खराब है। यहां सिंध लिबरेशन आर्मी भी कहीं ना कहीं अपनी तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है और सिंध लिबरेशन फ्रंट जो है वो भी सिंध को अलग करने की तैयारी में लगा हुआ है। सिंध बनेगा सिंधिस्तान टाइप का एक नारा लग रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि आज के दिन पाकिस्तान में जो पंजाब रीजन है उसको छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी पंजाब रीजन को अगर छोड़ दें तो कहीं पर भी हमारे को ऐसा नजर नहीं आता कि पाकिस्तान जो है वो शांत है। और रही बात पंजाब की, यार जब इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसके अंदर एक साल में 50 से ज्यादा आत्म हमले होने शुरू हो जाए और अब तो सुसाइड बॉम्बर्स आना शुरू हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात लाहौर जो पंजाब की पॉलिटिकल कैपिटल रही है और पंजाबी डोमिनेटेड कैपिटल है, पंजाबी डोमिनेशन का एक स्पेस है, वहां अगर हमले होने शुरू हो जाएं तो पंजाब की जो पूरी रूलिंग क्लास है वो इस टाइम पर पत्ते की तरह कांप रही है। इन सब में जिसे कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, मुसीबत बड़ी डरपोक होती है, वो आपसे डरती है, वो अकेली कभी नहीं आएगी। मुसीबत असलियत में 4 5 10 को इकट्ठा करके आएगी और रुदाली की तरह आपके सामने इस तरीके का नेगेटिविटी क्रिएट करेगी कि आप घुटनों के बल आ जाएं। मुसीबत किसके घर आई है ये मायने रखता है। मुसीबत अगर एक सक्षम सबल व्यक्ति के घर पे आई है, यानी कि कैपेबल है, एक पर्सनैलिटी है, कैपेबल है, कंपिटेंट है, उसके घर पे अगर प्रॉब्लम आई है ना, वो कभी हार नहीं मानेगा। वो उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से धो धो के कहेगा कि तू पैर के नीचे रहे। ये रियलिटी है। और जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उससे डरती हैं, एक कैपेबल आदमी से जो समय रहते प्रॉब्लम्स का पहले ही सॉल्यूशन निकाल ले, उनका सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ता हुआ नजर आए, वो आदमी कभी हार नहीं मानेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसे निकम्मे इंसान की तरह है जिसने प्रॉब्लम्स को जानबूझकर न्योता दिया। ये पाकिस्तान उस व्यक्ति की तरह है जिसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हुई और वो चुड़ैल कहती है कि मैं, मतलब चुड़ैल एक सुंदरी का रूप लेके आई और पाकिस्तान उस सुंदरी के रूप में मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित हो गया और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना दीवाना होकर अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। आज के दिन इस पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा और हालात इस तरीके के हैं कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे बड़ी सिचुएशन पाकिस्तान को डुबोने वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस। आप इस चीज को समझिए, आर्थिक संकट ये क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है ये समझिए। असलियत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ लीजिए आज के दिन पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। देखो, जैसे आज पाकिस्तान के बारे में खबर आती है कि पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है क्या नाम है 10 दिन का इंपोर्ट का खर्चा बचा है, 15 दिन का बचा है, 3 हफ्ते का बचा है, $5 बिलियन से कम बचा है, शोर शराबा कलेश खूब हो रखा है। भारत की भी ऐसी सिचुएशन रही है। 1992 के अंदर भारत के पास 14 दिन के इंपोर्ट का ही पार्ट बचा था, बाकी कुछ नहीं बचा था। इंडिया ने बहुत पहले से इन प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश की और इंडिया ने कभी भी हमारे देश में आइडेंटिटी क्राइसिस नाम की सिचुएशन को जन्म नहीं होने दिया। इंडिया ने प्रॉब्लम्स को समय रहते सुधारने की कोशिश करी और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने हमेशा से अपने टैलेंट पूल, अपनी पॉपुलेशन के अपग्रेडेशन के ऊपर कोशिश करते रहे। यही एक कारण था कि इंडिया ने अपनी मार्केट डेवलप करी। दुनिया की नजर इस मार्केट के ऊपर थी और दुनिया ने कहा ओपन योर मार्केट, अपने बाजार को खोलो, अपने बाजार को खोलो। और जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो इंडिया में आकर निवेश करने लगी और पैसा कमाने लगी। लेकिन इंडिया के पास अपना एक टैलेंट था जबरदस्त और वो ये था मैन पावर। इस मैन पावर और साथ में मानिए
इंडिया का बेसिक सही लेकिन एक इंडस्ट्रियल बेस मौजूद था और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मौजूद था। इस मैन पावर ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर जब व्यापार करना शुरू किया, लेबर करनी शुरू करी और वहां से रेमिटेंसेस भेजने शुरू किए। $100 बिलियन का रेमिटेंस यार, $100 बिलियन, 8 लाख करोड़ का रेमिटेंस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना होगा? सॉरी, 80,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ के आसपास का पैसा हमारे हिंदुस्तानी लोग बाहर से कमा के भारत भेज रहे हैं। पूरे का पूरा रक्षा बजट तो उससे कवर हो जाता है। इतना पैसा भेजने के पीछे का कारण क्या? मैन पावर हमने जनरेट करी, हमारे देश ने इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट और जो भी मैनेजर सब डेवलप किए। नतीजा ये कि आज के दिन पहचान ये है कि अगर कोई इंडियन है, कोट पैंट पहन रखा है तो वो टैक्स सपोर्ट होगा, और अगर कोई जीन्स में टी शर्ट में है तो वो टैक्सी ड्राइवर से लेकर बाकी दूसरे काम कर रहा होगा। यानी एक पहचान बना गई है कि टैक्स सपोर्ट इंडियंस ही होते हैं और हम्बल हैं, सब चीजें हैं, प्रोग्रेस। और दूसरी तरफ हमने इंडस्ट्रियल बेस बेशक हैवी इंडस्ट्री का बनाया लेकिन इंडिया में था। नतीजा उसका यह हुआ कि एक बार को तो थोड़ी सी बाहर वाली कंपनियां आई, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन कंपनीज ने भी जब ग्रो करना शुरू किया तो आज के दिन इंडियन कंपनीज भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज से कॉम्पिटिट कर रही हैं। और 2010 आते आते जस्ट 20 साल के अंदर जब दुनिया की इकोनॉमी टूट रही थी, गिर रही थी, बिल्कुल मर रही थी, उस टाइम पर भी इंडियंस ने अपनी कंपनीज को सपोर्ट करना शुरू किया। चाहे एलन मित्तल ने आर्सेलर खरीदी, चाहे टाटा ने दूसरी कंपनीज खरीदी। इन कंपनीज ने कॉर्पस समथिंग कुछ ऐसा कंपनी का नाम था, इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्विजिशंस किए थे इंडियन कंपनीज ने। सोचिए 20 साल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बढ़ के निकली। और सबसे बड़ी बात, सर्विस सेक्टर। हालांकि इंडस्ट्रियल बेस उस लेवल पर नहीं था और शुरू में चाइना से कॉम्पिटिट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मजबूत बनकर उभरा, क्योंकि इंडिया ने कभी भी, हमारे यहां पर हम लोगों ने कभी भी सोशल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने कभी भी यहां पर क्या नाम है, कास्टिज्म को कम करने की कोशिश करी, उनके रिफॉर्म्स की बात करी, उनको मार के भगाने की कोशिश नहीं करी। और जैसा भी है नतीजा उसका यह कि इंडिया एक सुपर पावर की फॉर्म में बनके उभरा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बीच, उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट नहीं है, क्योंकि यहां पर मिडिल क्लास कभी भी पाकिस्तान ने डेवलप ही नहीं होने दी। अब मिडिल क्लास डेवलप नहीं होगी तो पाकिस्तान बार्गेन किस नाम पे करेगा? 20 करोड़ की पॉपुलेशन रोटी और कपड़े के ऊपर जिंदा है, गैजेट से लेकर दूसरी कैपिटलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट समझे जाने वाली चीजों को कभी ये लोग खरीदेंगे भी नहीं और उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। नतीजा उसका क्या कि कंपनीज को पता है यहां कुछ नहीं बिकने वाला, इसलिए कंपनियां यहां पर अपने आउटलेट तो खोल देती हैं, अपने थोड़े बहुत शोरूम तो खोल देती हैं, वो भी ठेके पे देके, वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किसी चीज में कोई काम नहीं करती। वरना मेरा मानना ऐसा है कि 20 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर अगर 10 या 15 करोड़ के लोग भी ऐसे हो जो मार्केट के रूप में हो, तो वो देश दुनिया में किसी भी दूसरे देश की कलाई मोड़ के कह सकता है कि मुझे ये चाहिए, और दूसरा देश उसको वो चीजें देगा, उसकी दूसरे देश की मजबूरी होगी। अब रही बात मैन पावर, पाकिस्तान ने अपने देश में कोई मैन पावर डेवलप नहीं करी है, ये समझ लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि जिया उल हक जैसे डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन कर दिया, और इस्लामाइजेशन यानी इस्लामीकरण के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोगों को इस्लाम के अलावा कुछ नई चीजें सिखाई नहीं गई। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजर्स कोई भी अगर आप देखते हैं वो वहां पर डेवलप नहीं हुआ। नतीजा उसका ये कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाके छोटी मोटी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए जाने नहीं जाते। हाँ, टेररिस्ट बहुत सक्सेसफुल हैं, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडस्ट्रियल बेस भैया, मेरे पाकिस्तानियों ने अपने देश में कभी पैसा रखा ही नहीं, तो इंडस्ट्रियल बेस है ही नहीं। इंडस्ट्रियल बेस नहीं है तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाहर का कोई देश आपको पैसा देगा और वहां पर आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों के डेवलपमेंट के लिए करेंगे? देखो, सड़क अगर आपने बना ली है, इतना याद रखिएगा, सड़क के ऊपर जब तक आप अपने वाहन नहीं चलाएंगे, सड़क बना ली, सड़क के ऊपर आप यूज क्या करेंगे? भैया, दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, यहां पर आप सबसे ज्यादा उस सड़क को इस्तेमाल करने वाले इंडिया में ट्रक्स हैं। कारों की तो कोई गिनती नहीं होती, ट्रक्स की असली गिनती होती है। और अगर आप ढंग से देखेंगे तो सड़कों के ऊपर ट्रकों के टायरों के निशान ये बता रहे होते हैं कि उन ट्रकों के ऊपर कितना हैवी लोडेड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ये एक खास बात है।
भाई पाकिस्तान में आपने सीपैक लगा लिया लेकिन इंडस्ट्री तो है ही नहीं है। इंडस्ट्री क्यों आएगी? क्योंकि वहां पर आपने डिमांड डेवलप नहीं करी। डिमांड क्यों डेवलप नहीं हुई? क्योंकि वहां के लोगों को आपने पढ़ाया ही नहीं। वहां पर तो आपने केवल उनको धर्म सिखाया है, इस्लाम सिखाया है। और इस्लाम जो है दुनिया का, केवल इस्लाम नहीं, दुनिया का कोई धर्म ऐसा है, ऐसा नहीं होगा जो आपको कंजम्पशन सिखाए। वो धर्म हमेशा आपको कंजम्पशन की जगह सिर्फ एक चीज सिखाता है, त्याग, कि मिनिमम यूटिलिटी में मैक्सिमम आपको अपनी लाइफ जीनी है। ऐसी में मार्केट डेवलप नहीं होती। अब ऐसी सिचुएशन में आपका इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, कंपनीज नहीं है, तो मार्केट की कोई बात ही नहीं कर रहा। यानी पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ग्रेव, डे बाय डे ग्रेव इसलिए हो रहा है, और दुनिया के पास पाकिस्तान को उधार देने के अलावा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिया तो यहां पर डूबना है, वापस तो आना ही नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान को कैपिटलिस्ट अप्रोच के साथ तो बचाया नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी कैपिटलिस्ट अप्रोच यानी कैपिटलिस्ट जो है, इसको तो आप देख नहीं सकते, समझ लीजिएगा। कैपिटलिस्ट मामले में पाकिस्तान पिछड़ जाएगा, ये समझ लीजिएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी बेस नहीं है जो इंडस्ट्रीज को बेस, इंडस्ट्रियल बेस दे, मार्केट दे, मैन पावर दे, कुछ नहीं है। नतीजा ये कि इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्यूशन कैपिटलिस्ट बेस तो है नहीं। अब ऐसे में यहां पर इसको या तो डोनेशन, अब ऑब्वियस सी बात है, या तो इसको चाहिए डोनेशन। भैया लोन तो मिलेगा नहीं, इसमें सीधी सी बात समझ लो। लोन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोन चाहता है रीपेमेंट, और रीपेमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, रीपेमेंट कोई भी कंट्री, भाई एक इंसान ने कोई लोन ले लिया तो वो इंसान लोन तब देगा, वापस करेगा जब वो नौकरी कर रहा होगा, या उसकी दुकान चल रही होगी, खेती बाड़ी चल रही होगी, फैक्ट्री चल रही होगी, कोई ना कोई उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होगा जो मेहनत से पैसा कमा के रीपे कर रहा होगा। पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोन का रीपेमेंट करे। अब लोन देने वाला कभी भी आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहता जब तक कि चाइना जैसा कोई लोन देने वाला ना हो। अब यही तो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है दोस्तों, कि अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को चाहिए डोनेशन और एक हेल्प जिसे कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, और पाकिस्तान अभी भी वही गलती कर रहा है। पाकिस्तान इज ऑल्सो कमिटिंग द सेम मिस्टेक कि वो लोन ले रहा है, लोन से लोन उतार रहा है, उस लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट बिल्डअप नहीं कर रहा जो एसेट्स लोन को उतारे। ये लोन से लोन को उतार रहा है और अपने लोगों का पेट भर रहा है। नतीजा उसका ये हो रहा है कि सारी सिचुएशंस जो हैं वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, डूबती जा रही हैं। समझे? अब डोनेशन ही लास्ट बचता है कि कोई इस दया के पात्र के ऊपर दया कर दे कि है भगवान, अल्लाह, मतलब अल्लाह के नाम पे दे दे। भगवान के नाम पे तो वो मांगेगा नहीं, तो अल्लाह के नाम पर दे दे। तो अल्लाह के नाम पर देने वाला जो सबसे बड़ा देश बचता है वो है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया क्या सिर्फ अल्लाह के नाम पर देगा? तो मेरा यह मानना है ये तो भूल जाओ भैया। अगर इतना ही अल्लाह के नाम पर देना होता या इतना ही इन लोगों में सिमिलैरिटी होती तो मैं गारंटी से कह रहा हूं ये लोग मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये लोग जितने बर्बरता से, जितनी ब्रूटली आपस में एक दूसरे भाइयों को मारते हैं ना, एक दूसरे मुसलमान को ये लोग मारते हैं, इतना दुनिया में किसी दूसरे बंदे को नहीं मारते, ये याद रखिएगा। एक कार्टून में आपको दिखाई देगा, वो कार्टून अभी ढूंढना पड़ेगा, कार्टून में दिखाई देगा कि हर कोई एक दूसरे को मार रहा होता है। भाई सऊदी अरेबिया की कतर से नहीं बन रही, कतर की बहरीन से नहीं बन रही, बहरीन की कुवैत से नहीं बन रही, कुवैत की सऊदी क्या नाम है इराक से नहीं बन रही, इराक की सीरिया से नहीं बन रही, इराक और सीरिया दोनों की टर्की से नहीं बन रही, ईरान से किसी की नहीं बन रही। शॉर्ट में कहने का मतलब ये सारे एक दूसरे को मारकाट मचा रहे हैं। और जिस फिलिस्तीन के नाम पे एक होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जॉर्डन की जमीन पर 25,000 फिलिस्तीनियों को अकेले एक रात में मारा था पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल उस टाइम पर होते थे, क्या नाम है, जियाउल हक, उसने। अब आप सोच कर देखिए, जियाउल हक ने एक रात में 25,000 फिलिस्तीनी जिनके नाम पर ये पूरी दुनिया से में इजराइल से लड़ते फिरते हैं, उनको एक रात में मार डाला। तो कहां गया इस्लाम? तो सवाल असलियत में इस्लाम का है ही नहीं, ये इस्लाम का झुंझुना तो ये अपनी जनता को पागल बनाने के लिए बजवाते रहते हैं, और उस जनता को भड़काकर दुनिया के अलग अलग देशों में टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरह चलते फिरते बॉम्ब
चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। और मजे की बात ये, चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब गरीब आदमी जो गांव देहात का होता है वहां से निकलता है। शहर का पढ़ा लिखा बड़े बाप की औलाद वाला ह्यूमन बॉम्ब थोड़ा बनता है भाई। वो तो ओसामा बिन लादेन भी एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू भेजा जाता है, वरना कहां बनते हैं ये लोग। तो बात दो आ जाती हैं, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और दूसरा सिक्योरिटी। ये असली बात है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझा जाए कि जो पाकिस्तान के साथ रहेगा उसको समझ लीजिए, पाकिस्तान को अपने साथ रखने का सीधा सीधा मतलब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान वालों में पुराने इंडियन जीन्स मौजूद हैं। यहां धर्म का रोल कम और पुराने इंडियन जीन्स का रोल ज्यादा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की एक तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मौजूद है, एक अच्छे खासे लेवल की पॉपुलेशन, और बेसिक ही सही कुछ तो दिमाग भी मौजूद है। यहां पर इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के पास लार्जेस्ट आर्मी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, लार्जेस्ट आर्मी इन इस्लामिक कंट्रीज या इस्लामिक वर्ल्ड मौजूद है। अच्छा, एक तो इस्लामिक वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्मी मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ओनली न्यूक्लियर पावर, ओनली मुस्लिम कंट्री हैविंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज जो है वो है इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जियोपॉलिटिकल सिनारियो अगर आप देखते हैं तो यहां असलियत में इससे बेटर जियोपॉलिटिकल सिनारियो या सिचुएशन कहीं कोई है ही नहीं। सोचकर देखिए, यहां पर इस चौक, ये एक ओपनिंग गेट ऑफ पर्शियन गल्फ है, गेट ऑफ पर्शियन गल्फ है। इस पर्शियन गल्फ के अंदर कोई भी एंट्री करेगा या बाहर निकलेगा, वो इस लोकेशन पर बैठे किसी भी इंसान से आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। यानी पाकिस्तान की ये जो लोकेशन है ये कहीं ना कहीं अरेबियन सी के सेंटर पॉइंट पर मौजूद होने की वजह से अरेबियन सी के ऊपर इंडिया के अलावा अगर डोमिनेंस बनाना है तो यहां बड़े इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया के अंदर एंटर करना है अफगानिस्तान में तो आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरेबिया का ईरान से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबिया की सबकी खुद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सऊदी अरेबिया में जो सऊद है वो केवल एक सिंगल सऊद कबीले का हेड है। सऊद जो है वो सऊद कबीले का हेड है, यानी वो जो सऊद है वो ईरान के बराबर नहीं है। और सऊद को खुद डर लगता है कि कहीं उसी के कबीले वाले या उसी के आसपास के कबीले वाले उसे ना निपटा जाएं। इसलिए सऊदी अरेबिया कभी भी अपनी स्ट्रांग आर्मी नहीं रखता। अब क्योंकि अपनी स्ट्रांग आर्मी नहीं रखता तो ईरान की जो आर्मी है वो ईरानी नेशनलिस्ट आर्मी है। सऊदी अरेबिया की जो आर्मी है वो केवल और केवल रॉयल ट्राइब से निकाले गए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक कमजोर आर्मी है। इसीलिए सऊदी अरेबिया भले ही दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार खरीदता हो 1 या 2 नंबर पर, उसमें मिसाइलें और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स है, लेकिन ग्राउंड बूट्स नहीं है, ग्राउंड लेवल की जो आर्मी है वो नहीं है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत है कि पाकिस्तान की आर्मी को, ऐसा मानता है सऊदी अरेबिया या ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया ऐसा मानता है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की आर्मी को इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ। यानी अगर कल को ईरान सऊदी अरेबिया पे हमला करता है तो पाकिस्तान अपने एहसानों का बदला चुकाते हुए ईरान पर हमला करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा उस अटैक को। दूसरा, अफगानिस्तान को डिस्टर्ब किए रखने और अफगानिस्तान पर एक लिमिटेड अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, कल को अगर सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत हो तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने साउथ कोरिया और बहुत सारे दूसरे देशों को न्यूक्लियर वेपन पहुंचाए, वो न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा,
नो डाउट सऊदी अरेबिया की आर्मी थोड़ी स्ट्रांग आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी सी स्ट्रांग आर्मी है। तो सऊदी अरेबिया की आर्मी की ट्रेनिंग से लेकर और बाकी असिस्टेंस से लेकर सारे कामों में सऊदी अरेबिया को मदद करता है। तो जियो पॉलिटिकल सिनारियो को देखा जाए और सिक्योरिटी मामले में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया को इतनी ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की कि कुछ कहने की हद नहीं। यहां तक कि रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी भी इस समय पर पाकिस्तान के आर्मी के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे अगली बात समझ लीजिए, सऊदी अरेबिया अरब वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, लेकिन यहां पर एक नई पावर या नए लीडर का जन्म हो रहा है जिसका नाम है कतर। कतर कोशिश कर रहा है कि हर कदम पर सऊदी अरेबिया को काउंटर करके अरब वर्ल्ड की लीडरशिप उसके हाथ में आ जाए। सऊदी अरेबिया इस चीज की टेंशन में है और पॉसिबली अपनी इस लीडरशिप के डोमिनेंस को बचाए रखने के लिए भी वो पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन मजबूरी समझिए दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर असलियत में 130 बिलियन डॉलर का कर्ज है। 130 बिलियन डॉलर, ठीक है। और पाकिस्तान के खजाने में 5 बिलियन डॉलर हैं। और सबसे बड़ी बात, आप 2, 3, 5 बिलियन या 10 बिलियन दे भी देंगे तो पाकिस्तान असलियत में उस पैसे से लोन या तो उतार देगा, या तो लोन वापस करेगा जो लोन की किश्त आई हुई है, या फिर अपने बच्चों का पेट भरेगा, अपनी जनता का पेट भरेगा। इसे क्यों नहीं समझा जा रहा कि जनता भूखी मर रही है। बलूचिस्तान में आटा खत्म होने का मतलब यह है, और वहां के वो क्या नाम है, फूड मिनिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे को आटा चाहिए, प्लीज दे दो, 6 लाख बोरियां चाहिए, पैकेट्स चाहिए, दे दो। तो वो चीज नहीं मिल पा रही। सऊदी अरेबिया को समझना चाहिए कि उसका वो जो देश है जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया भरोसा करके चल रहा है या दाव लगा रहा है, वो एक कोढ़ी इंसान हो चुका है। कोढ़ी इंसान बनने का सीधा मतलब यह है कि उसे कोढ़ हो चुका है। कोढ़ होने का मतलब यह है कि वो असलियत में इस लायक है ही नहीं कि मदद पाके रिवाइव कर जाए। मैंने कंपेयर करके इंडिया से जानकर इसलिए दिखाया कि इंडिया की सिचुएशन पाकिस्तान जैसी दिखने में भले ही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंडिया कहीं ज्यादा बेटर सिचुएशन में था। उसे सिर्फ रिफॉर्म करने की जरूरत थी। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशंस में रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म वहां किया जाए जहां कुछ हो। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की जनता को चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया गया है। वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको इस्लाम के अंदर जो जिहाद वाला चैप्टर है बस वही समझ में आया, इस्लाम के बाकी चैप्टर्स तो उनको समझ में आए ही नहीं। और यहीं से ये सारे का सारा मामला डिस्ट्रक्टिव है। इसलिए सऊदी अरेबिया अपने कोढ़ी दोस्त के ऊपर दाव लगा रहा है। बचाने की कोशिश तो कर रहा है, बचेगा नहीं ये पक्का है। और इसका अल्टीमेट आउटकम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान है। बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।